नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे शिक्षा और केंद्रीय बजट 2022-23 की। आगामी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ इस बार शिक्षा क्षेत्र भी बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठा है। कोरोना महामारी ने शिक्षा व्यवस्था को भी खासा प्रभावित किया है। ऑनलाइन संसाधनों और रिमोट लर्निंग टूल का इस्तेमाल ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। सवाल नई शिक्षा नीति का भी है, तो मुद्दा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए अनुसंधान निधि और व्यवस्था का भी है। सस्ती, अच्छी और रोजगार उन्मुखी शिक्षा की जरूरत है और इसके लिए बजट चाहिए। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात शिक्षा और केंद्रीय बजट की करेंगे। आगामी बजट से क्या अपेक्षा है शिक्षा जगत को, शिक्षा जगत क्या चाहता है, पहले के बजट में सरकार ने जो घोषणाएं की थी उसका क्या हुआ। साल 2025 तक उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले सबसे अधिक छात्र और छात्राएं भारत में होंगे। 2030 तक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले सबसे अधिक युवा भारत में होंगे। इन्हीं सभी मुद्दों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीवी मोहन दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अध्यक्ष हैं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के। मोहन दास जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे अनुष्का जैन जी से, जो सीईओ हैं ग्लोबल शाला की। अनुष्का जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और बात आदित्य बेरालिया जी से करेंगे, जो सह संस्थापक और प्रोफेसर चांसलर हैं एपीजे सत्य विश्वविद्यालय के। आदित्य जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आदित्य जी हम आप ही से करते हैं कि इस बार का जो बजट है उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अगर 21-22 के बजट की मैं बात करूं तो मानव पूंजी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया था। आप इस बार क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए जी, जो पिछले साल था वो तो कोविड का बजट था। गवर्नमेंट को ये देखना था कि भारत को, इंडिया को कोविड से कैसे बचाए, इकोनॉमी से क्या करें, और फिर वही बजट उसके देखरेखी हुआ है। अब साल पहले एनईपी हुआ था। एनईपी के पास होने में जो कैबिनेट रेजोल्यूशन से 1 साल तो हो गया है। जी। अब जो उम्मीद है नेक्स्ट बजट में, वो जो प्रॉमिसेस, जो लोगों के एस्पिरेशंस जो पिछले साल के थे, वो अब इस बजट में पूरे कर पाएंगे। वहाँ जैसे 6% जीडीपी का एजुकेशन बजट है, जैसे नए नए कॉलेजेस, जैसे नए नए स्कूल्स, जो भी एनईपी ने दिशा दिखाई है, उसको बिल्कुल लास्ट नीचे विलेज तक पहुंचाने के लिए जी। उसकी तरफ से बजट चाहिए। एक तो गवर्नमेंट का भी है, दूसरा हमारे प्राइवेट जो स्कूल्स, कॉलेजेस और खासकर जो नए नए कंपनीज आए हैं, जैसे स्टार्टअप्स जो एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सपोर्ट चाहिए। जीएसटी का थोड़ा सा चेंज चाहिए होगा, थोड़ा सा इंसेंटिव भी वहां जाना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, हर साल करीब 1.5 करोड़ लोग जॉब के लिए सर्च करते हैं। जी। हर साल 1.5 करोड़, मतलब एक यूरोपियन कंट्री के तरह जितने लोग जॉब मार्केट में पहुंचते हैं। जो भी गवर्नमेंट करें, जो भी बजट हो, इसको बिल्कुल केयरफुल तरह से देखकर करना चाहिए कि इनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकते हैं, इनको एजुकेशन कैसे मिल सकते हैं। यही इंडिया का ह्यूमन कैपिटल का नीड है। जी। अनुष्का जी, आप कैसे देख रही हैं इस बार के बजट को, क्योंकि एक तरफ कोविड महामारी से जो चुनौती उभरी हैं उसमें डिजिटल अगर एजुकेशन की बात मैं करूं तो उसका चलन बड़ा है, प्रासंगिक एक तरह से आज वो लग रही है। एक तो वो मुद्दा है, दूसरा मुद्दा जो है वो सस्ती और अच्छी शिक्षा का है। सबके लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है आजकल। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर हमारे कंट्री से इतने लोग पढ़ते हैं हर साल, पूरे वर्ल्ड में हम लोग अपना ह्यूमन कैपिटल सप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एनईपी, जैसा कि आदित्य जी ने बोला, उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ मुझे लगता है 2 और जगह हैं जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट को बजट के लिए काफ़ी फोकस करना चाहिए। पहला, एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, जो कि हम सबको ही पता है। दूसरा, उस एम्प्लॉयमेंट को लोग पा पाए, उस पे काम करने के लिए। आजकल और अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नॉलेज पे बेस्ड था कि हमारे कॉलेज में, स्कूल में सबको पढ़ा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं।
लेकिन जब एम्प्लॉयर्स और जॉब की बात आती है तो कोई भी एम्प्लॉयर वो मुझको भी मिलाकर हम ये देखते हैं कि आप क्या काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जी हमको ज्यादा इतना नहीं फर्क पड़ता है कि आपके पास पीएचडी है या मास्टर्स है या आपके पास हाई स्कूल डिग्री है। जो हम देखते हैं वो बस ये देखते हैं क्या आप काम कर सकते हो। तो अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ नॉलेज और ज्ञान दे रहा है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सिर्फ स्किल्स देखते हैं। हमारे पास अभी ऐसा कोई मेजर नहीं है या ऐसे बहुत कम मेजर हैं जिससे हम नॉलेज को स्किल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जी तो काफी एक्सपर्ट्स हम लोग के गवर्नमेंट में ऑलरेडी हैं और वो लोग भी ये सब गैप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से एनईपी आया था पहले। तो आई विल एक्सपेक्ट कि इस बार फोकस हमारा एक्सपीरियंस क्रिएट करने में हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हो, ताकि जितने लोग हम पढ़ा पा रहे हैं वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉयबल बन पाए। मोहनदास जी, अगर मैं जुलाई 2019 के बजट की बात करूं तो उसमें राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की घोषणा की गई थी। अनुसंधान पे सरकार का खासा जोर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न मंचों से इस बात को उठाते रहे हैं, कहते रहे हैं कि अनुसंधान पर, शोध पर अधिक से अधिक जोर दिया जाना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? देखिए, मेरा विचार है कि सब लोग भारतीय सरकार में जो हमारा लीडर्स है बात करते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन प्रोग्राम वाले नहीं है। आज हमारे देश के आगे 4 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है कि कोविड से डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा हो गया है। जी स्कूल्स में 26.5 करोड़ छात्र हैं, उसमें 50% सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और बहुत गरीब हैं। जिनके पास पैसा होगा वो कोई प्राइवेट स्कूल जाएगा, जो कोई अभी सरकारी स्कूल जा रहे हैं देश में वो बहुत गरीब है, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि 10 करोड़ छात्रों को डिजिटल एजुकेशन में संभव करना है, इसलिए सबको एक टैबलेट देना है। टैबलेट और प्री लोडेड सॉफ्टवेयर, उसका खर्च होगा 10,000 रुपया। मानी कि 10 करोड़ लोगों के लिए 1 लाख करोड़ का बजट चाहिए, क्योंकि अभी कोविड से 2 साल हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, जी वो पीछे गए हैं, पढ़ना सीखना सब कुछ भूल गए हैं, उनको देना पड़ेगा। अगर हम जल्दी से जल्दी ये नहीं देंगे वो तो और भी पीछे जाएंगे, और जिनके पास पैसा है जो डिजिटल एजुकेशन कर रहे हैं वो बहुत आगे जाएंगे। ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है, और भारत सरकार और केंद्र सरकार को जोड़ के ये करना पड़ेगा। जी दूसरी बात है कि हायर एजुकेशन में अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट देखेंगे तो कुछ राज्यों में बहुत कम है। बिहार में 13% है, तमिलनाडु में 51% है, कर्नाटक में 35% है, वेस्ट बंगाल में 19% और यूपी में 26%। इसलिए जो कुछ राज्य पीछे है बिहार जैसे, उनको ज्यादा ग्रांट देना है कि उनके छात्र वही कॉलेज में चले, उनको अच्छा शिक्षा मिले। क्योंकि हमको एक ऐसी देश नहीं चाहिए जैसे कि कोई किसी राज्यों में छात्रों को कॉलेज एजुकेशन देने के लिए ताकत नहीं है, ये ठीक नहीं है। तीसरी बात है कि अगर हम सोसाइटी कंपोजिशन देखेंगे, मुस्लिम छात्र बहुत गरीब हो गए हैं। अगर आप सोसाइटी कंपोजिशन कॉलेज में देखेंगे, डेटा तो सरकार के पास है, एससी तो पॉपुलेशन शेयर में है 16.6%, लेकिन छात्र है 14.8%, एसटी 8.8, छात्र है 5.8, बैकवर्ड कम्युनिटी 40, छात्र है 36%, लेकिन मुस्लिम लोग 15% है और छात्र है 5.2%। वो सबसे पीछे पड़ गए। उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम चाहिए ताकि कि वो भी आगे आ सके। लास्ट पॉइंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने कहा था कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेंगे जिसको 50,000 करोड़ 5 साल में करेंगे, लेकिन ये साल में कुछ पैसा नहीं दिया। अगले साल में 10,000 करोड़ का ग्रांट देना है ताकि कि हमारे जो टॉप 100-200 यूनिट्स है उनमें ज्यादा रिसर्च हो, जो यूनिवर्सिटीज है रिसर्च ग्रांट्स के लिए कॉम्पिटिटिव बेसिस में बिड करे और रिसर्च इनोवेशन कल्चर भारत में आगे लाए। उसके साथ से ही टॉप 200 यूनिवर्सिटी को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनने के लिए जो कोई छात्र आते हैं भारत के बाहर, उनको सुपर न्यूमररी सीट्स देना है। अगर टॉप 200 कॉलेजेस में सुपर न्यूमररी सीट्स करेंगे
तो एक्स्ट्रा सीट्स होंगे, हमारे छात्रों का सीट कम नहीं होगा, लेकिन 10 साल में करीब 50 या 100 यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग में आगे चलेंगे। इसलिए मेरा समझना है कि बजट में कुछ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करना है, और ये सब करेंगे तो 4-5 साल में सारा देश आगे बढ़ेगा। सरकार ने एक फैसला यह भी लिया था कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, साथ ही भारतीय उच्च स्तर शिक्षा आयोग का गठन। ये भी एक बड़ा मुद्दा था, और जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य भी सरकार ने निर्धारित किया था। डिजिटल एजुकेशन बढ़ी है देश में, लेकिन मेरा सवाल फैकल्टी को लेकर है। क्या फैकल्टी उस डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार है? उसकी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप देखेंगे तो 2 साल पहले शायद अगर किसी फैकल्टी को जो 60-50 साल के ऊपर है, उनको आप बोलें कि ये टैबलेट है, ये कंप्यूटर है, आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, वो शायद नहीं कर पाए। जब हमने देखा था तो इवन जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे थे, वो भी फैकल्टी उनको 1 असिस्टेंट, 2 असिस्टेंट, स्टूडियो, कैमरा, ये सबका रिक्वायरमेंट था कि हम ऑनलाइन क्लास चलाएं। पर अगर आप देखो पैंडेमिक के, महामारी के ड्यूरेशन, हमने इतने फैकल्टी मेंबर्स को देखे हैं, उनके इतने पिक्चर्स भी पड़े हैं। तो एक हाथ उनका बेबी अब बच्चा है, दूसरा हाथ वो मोबाइल फोन से क्लास ले रहे हैं। तो जो हमारे फैकल्टी है, जो हमारे स्टाफ है, जो पूरे इंडिया में है, खासकर जो पूरा ऑनलाइन एजुकेशन 2 साल के लिए कर रहे हैं, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, उनकी एक तरफ से इतनी ट्रेनिंग हो गई है कि अब वो जो मेंटल ब्लॉक था कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास स्किल नहीं है, ट्रेनिंग चाहिए, वो गया। उनको करना पड़ा। उनको 1 महीने में 5-6 दिन में लॉकडाउन के बाद उनको ऑनलाइन जाना ही पड़ा। पर जो आप कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो एक्सपेरिमेंट था। जो कर पाया वो उन्होंने किया है। अब जो लर्निंग्स है, जो लोगों ने सीखा है, इंस्टीट्यूशंस ने सीखा है, फैकल्टी ने सीखा है कि क्या काम होता है, क्या नहीं होता, क्या चलता है, क्या नहीं चलता, उनको फिर आगे लेने में बहुत टाइम लगेगा। लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि देखो आपने 100 क्लासेस किए हैं, ये सही गया, ये नहीं गया। थोड़े से सब्जेक्ट्स हैं वो ऑनलाइन टीचिंग में उनसे जो ऑफलाइन टीचिंग से बेहतर होते हैं कि हम ऑनलाइन करें, पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफलाइन, जो फिजिकल ट्रेनिंग के वगैरह नहीं हो सकते। तो ये बड़ा लर्निंग है जो अब हम आगे नेक्स्ट 5-10 साल में लेना चाहिए। जो मोहनदास जी ने ये भी बहुत सही बोला है कि जो हमने देखा, जिनके पास थोड़ा सा पैसा था, वो एक तो प्राइवेट स्कूल जो सारे ऑनलाइन गए, फिर जो घर में क्या है, कोई अपने पेरेंट का लैपटॉप ले रहे थे, कोई मोबाइल फोन ले रहे थे, इंटरनेट कनेक्शन किसी तरह उनके पास आइदर वाईफाई था या वो मोबाइल डेटा प्लान से वो थोड़ा सा एजुकेशन का हो रहा था। सारे फैकल्टी मेंबर है, स्टूडेंट मेंबर है, 50% से ज्यादा तो इंडिया में जो शायद आइदर रूरल सेक्टर में थे या गवर्नमेंट स्कूल्स में थे या थोड़े से जो कॉलेजेस जो ऑनलाइन नहीं जा पाए, उनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके पास घर में कोई डिवाइस नहीं है, उनके पास घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, और फिर ये एजुकेशन नहीं ले पाए हैं। ये सारे अब जो लेसन्स लर्न किए हैं, इनको अब क्या कर सकते हैं इस बजट में और खासकर 5-10 साल में। गवर्नमेंट ने 5-10 साल के लिए पहले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, नेशनल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में, नेशनल इंटरनेट कनेक्टिविटी नेटवर्क में, टेलीकॉम में। ये सब इन्वेस्टमेंट्स अब एजुकेशन के दिशा और में जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है पंचायत तक फाइबर पहुंचाने में, हर नेबरहुड में पहुंचाने में, नेशनल फाइबर ऑप्टिक्स को और बैकबोन बनाने में। अब वो बैकबोन से हम कैसे कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट, हर फैकल्टी के घर में ये कनेक्शन पहुंचाए, बिल्कुल फ्री में नहीं, पर थोड़ा सा पैसा देकर सिर्फ। ऐसा नहीं ये जो उनकी पूरी सैलरी है, उनका 50% सैलरी सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन में जाया जाए। वो एजुकेशन का जो पोर्टल्स हैं, जो कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटी है, उनके लिए कोई सिस्टम किया जाए कि ये फ्री हो सकते हैं। अंशुका जी, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहता हूं। एक तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल बढ़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आप कैसे देखती हैं और क्या अपेक्षा आपकी सरकार से है? क्योंकि जिस तरफ मोहनदास जी ने इशारा किया कि डिजिटल एजुकेशन का जो चलन बढ़ा है, सच है बिल्कुल कि कोविड काल में जिस तरह से, लेकिन जैसा कर पाया जिसने किया, लेकिन आगे आप इसको कैसे दे रही हैं? और देश में बेटियों की पढ़ाई
इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या अपेक्षा है सरकार की, सरकार से आपको? तो अगर जैसा कि आदित्य सर भी बोल चुके हैं और मोहनदास जी भी बोल चुके हैं कि हमारे इंडिया में डिवाइसेस का काफी गैप है। बच्चे बहुत सारे हैं, फैकल्टी बहुत सारी हैं, लेकिन उतने डिवाइसेस नहीं है। उसी चीज को मैं आगे लेकर जाना चाहूंगी। अभी ये सब हम सबको जरूरत पड़ी पैंडेमिक की वजह से, ये जो महामारी हुई। लेकिन जब ये महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हम वापस ऑनलाइन ऑन ग्राउंड क्लासेस की तरफ चले जाएंगे। जो सबने सीखा इस पूरे 2 साल के टाइम में, वो ही चीज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि काफी रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो जाने की वजह से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। पैंडेमिक के बाद भी कॉम्बिनेशन रहेगा। कुछ टाइम लोग ऑनलाइन क्लासेस जाएंगे, कुछ टाइम वो ऑन ग्राउंड क्लासेस जाएंगे। साथ ही जैसा कि आदित्य सर ने बोला कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फिजिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो हमेशा चाहिए होगा ही। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी हमारी एक्टिविटी फिजिकल होती थी वो भी हम 3D में देख पाएंगे। तो गवर्नमेंट को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम सोचेंगे कि चलो 2 साल का हमारा पैंडेमिक था, खत्म हो गया, अब चीजें वापस चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जो गैप हम 10 साल में पूरा करते वो हमने पैंडेमिक की वजह से 1-1.5 साल में ही पूरा कर लिया है। तो डेफिनेटली हमको हमारे इंटरनेट कनेक्शन, डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना होगा। साथ साथ हम सबने इंडिया में काफी कहावतें सुनी है, उसमें से एक है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसा कि पहले बोला कि पहले हमारी फैकल्टी जो काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, कई बार उनको ऐसा लगता था कि नई टेक्नोलॉजी है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे, आता है नहीं आता है। वो गैप उन लोगों ने 2 साल में काफी हद तक पूरा किया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक हम लोगों को कोई, इट्स सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं, सबको जो भी कर सकते हैं उनको इस तरफ थोड़ा और आगे सबको पुश करना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से और जिस तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है, जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बिना सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका कास्ट क्या है, अगर आप समय के साथ नहीं सीख रहे हैं, समय आपको पीछे छोड़ देगा। जी, बिल्कुल। तो हमारे गवर्नमेंट बजट में उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी फैकल्टी है उनको भी और सिखाना काफी जरूरी है। हमारी फैकल्टी के पास सालों से पड़ी हुई नॉलेज है, लेकिन उसको अब जो नया समय आ रहा है उसके साथ कैसे मैच करे, बच्चों को कैसे सिखाए, उसके लिए उनको भी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। जी, सो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि जो फीमेल्स हैं और जी, जो महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन का क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मेरी कंपनी को 2 से 3 साल हो गए हैं। हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सब के लिए कि हम उन सबको हेल्प करें जो हमारी कंट्री का फ्यूचर बनेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, आगे कहीं पे भी। पिछले 2 साल में हमने 2000 से ज्यादा इंटर्नशिप्स दी हैं सबको, और ओवर द प्रोसेस पूरे टाइम में हमने रियलाइज करा कि 95% जितनी भी हमने इंटर्नशिप दी है वो जी। सब फीमेल्स को मिली। मोहनदास जी, जी, पैंडेमिक ने जी, बिल्कुल। बहुत हेल्प करा है मोहनदास उन जी, लोगों को। जी, अंशुका जी, मैं मोहनदास जी से कुछ सवाल जानना चाहता हूं कि बहुत जरूरी सवाल है। दरअसल पिछले एक दशक के दौरान जो शिक्षा के खर्च जो हमने देखा है अपने देश में, जो बजट का रहता है वो 3% के करीब रहता है, जबकि दुनिया भर का जो स्टैंडर्ड है वो 6% के आसपास का है। जाहिर सी बात है कि शिक्षा पे जितना खर्च होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, और ये लंबे समय से देखने को मिला है। हालांकि नई शिक्षा नीति की बात मोहनदास जी सरकार ने की है, घोषणा उसकी की है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जो समझना चाहता हूं, एजुकेशन लोन की एक बड़ा मुद्दा रहा है। हायर एजुकेशन के लिए इतनी महंगी फीस कि परिवार पढ़ाए बच्चे को तो कैसे पढ़ाए? तो एजुकेशन जो लोन का मुद्दा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा विचार है कि सरकार को एजुकेशन पर खर्चा करना पड़ेगा पब्लिक ऑफर से। अभी पिछले 2 साल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एक स्कॉलरशिप स्कीम बनाया है,
जी। 50% जो रेसिडुअल कैटेगरी है वो तो बहुत अच्छा है। और हमको ये भी देखना है कि जो कोई गरीब है वो पैसे के बिना शिक्षा ना पालने का विचार ना करे। इसलिए स्कॉलरशिप स्कीम स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को डबल करना है 2 साल में। सब छात्रों को कॉलेज जाने का मौका देना है। जी। अभी एक अच्छा विचार हुआ है देश में कि जो गर्ल चाइल्ड है उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बॉय से ज्यादा हो गया पिछले साल, और वो ज्यादा हो रहा है। हमारे जो बच्चियां हैं वो ज्यादा शिक्षा ले रहे कॉलेज में, उन पे इच्छा है कि शिक्षा ज्यादा करना है। लेकिन गरीबी है, देश में गरीबी है, तो गरीबी दूर करने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चाहिए। अगर आप गरीबों को कहेंगे कि तो आप लोन दो, ये लो, उनको लोन लेने का मन नहीं है, ताकत नहीं है, ये सुनना पड़ेगा। इसलिए लोन देना है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट 8% है, ज्यादा है। सरकार ने अभी एक स्कीम किया था कि लोन का इंटरेस्ट सरकार देगी, लेकिन अगर सब छात्रों को काम नहीं मिलेगा तो लोन एनपीए हो जाएगा। अभी तो एनपीए हुआ है 15%, जो कुछ लोन दिया है 15% एनपीए हो गया। कोविड हुआ, सब कुछ हुआ, तो लोन चाहिए, लोगों को लोन देने का एक मौका चाहिए, लेकिन सरकार को ज्यादा स्कॉलरशिप देना है, कैपेसिटी बढ़ना है। और जो हमारे समाज में फिलांथ्रोपिस्ट है उनको भी एक स्कॉलरशिप स्कीम करना है। हमारा जीआर है 26, 3.8 करोड़ छात्र है कॉलेजों में। 2030 में ये जाएगा 50%, माने कि 6 करोड़ छात्र कॉलेज में पढ़ेंगे 2030 में जी। इसलिए ये कैपेसिटी ज्यादा होना है। और सब युवकों को इच्छा है कि कॉलेज जाना है, कुछ डिग्री मिलना है, इसलिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 6% नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा। अगर 0.5% मोर ज्यादा करेंगे स्टेट और सेंटर में हर साल, और एक 5 साल में हम कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेटिव है, इसलिए बजट में ह्यूमन कैपिटल पर, लोगों पर खर्चा ज्यादा करना है। मोहनदास जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा और है जो लोग चाहते हैं, जो इस तरह की चर्चाएं उभर के सामने आ रही हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए बचत पर टैक्स में छूट दी जाए, कि जो मिडिल क्लास या जो लोग भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, टैक्स में छूट, इस तरह की भी जो चर्चाएं वो उभर के सामने आ रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा विचार है कि अभी टैक्स डिडक्शन फीस भरने के लिए ज्यादा करना है। अभी तो मिडिल क्लास के लिए फीस ज्यादा हो गया है। फीस क्यों ज्यादा हो गया है? 7th पे कमीशन आ गया है। सब एजुकेटर्स और सब फैकल्टी को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एजुकेशन चीप नहीं है। लोग कहते हैं कि सरकारी कॉलेज में आप फीस नहीं देंगे, लेकिन खर्चा कितना है? सरकारी कॉलेज में खर्चा प्राइवेट से भी ज्यादा है। आपको समझना पड़ेगा, कोई पैसा दे रहा है, हमारा टैक्स से दे रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि मिडिल क्लास के लिए जो सरकारी कॉलेज को नहीं जाते हैं, उनको एक फीस, अगर फीस देंगे, उसको 100% डिडक्शन 1 लाख साल पर एक डिडक्शन देना पड़ेगा एजुकेशन पर। अगर वो देंगे तो उनको कुछ रिलीफ मिलेगा और मिडिल क्लास भी कुछ खुश होगी। जी आदित्य जी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, एजुकेशन लोन की बात हो या टैक्स में छूट की बात हो, इन दोनों मुद्दों पे आप कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है? जो श्री पाई ने कहा है वो पहले तो एक बड़ा अंडरलाइन है कि हमें एजुकेशन पर खर्चा करना पड़ेगा। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमें अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स को वर्ल्ड के टॉप 100 to 100 में करना है, पर आपको शायद मुझे तो बड़ा सरप्राइज हुआ था, जो हमारा पूरा सेंट्रल हायर एजुकेशन बजट है वो एक प्राइवेट कॉलेज यूएस में का एनुअल बजट के इक्विवेलेंट आता है। तो आप समझ सकते हो कि अभी कितना हम जो पूरे देश के बीच में और 1 या 2 प्राइवेट कॉलेज तो यूएस में जो उनका बजट है उसमें इतना डिफरेंस क्यों आता है? और उनका आता है 2-3 सिंपल चीजें के। आदित्य जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आदित्य जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की जब हम बात करते हैं, उसके स्तर की शिक्षा हमारे देश में हो तो जाहिर तौर पे सरकार को खर्च करना पड़ेगा, और इसीलिए बजट से शिक्षा जगत को बहुत उम्मीदें हैं इस बार। आप तीनों ने हमसे बात की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।